इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12th की बुक है। बिगिन करते हैं। चैप्टर नंबर 1 देख चुके हैं, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने देखा था 1947 के टाइम पे जब ब्रिटिश लोग हमें आज़ाद कर गए थे, जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी बहुत बुरी हालत थी। तो इंडियन इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए, बेसिकली इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने के लिए हम कुछ 5 ईयर प्लान्स लेके आए थे। ठीक है, 5 ईयर प्लान्स क्या थे वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है वो इस चैप्टर में देखेंगे, और नीड क्या थी प्लानिंग की, इकोनॉमिक सिस्टम, प्लानिंग इन इंडिया एंड गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, अचीवमेंट्स ऑफ द गोल्स, ये सब इस चैप्टर में हम बेसिकली देखेंगे। तो देखो, इंडिपेंडेंस के बाद हमने मिक्स्ड इकोनॉमी जो है अडॉप्ट कर ली थी। मिक्स्ड इकोनॉमी बेसिकली क्या है, ब्लेंड है कैपिटलिज्म का और सोशलिज्म का। सोशलिज्म उस टाइम पे रशिया में था, हमने वो अडॉप्ट नहीं किया था कि सब कुछ जो है गवर्नमेंट हैंडल करती थी, वहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। चाइना में भी कहीं ना कहीं सोशलिज्म था आपका, कम्युनिज्म। ठीक है, यूएसए में कैपिटलिज्म था, जहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टीज थी, गवर्नमेंट का काम सिर्फ देश की सिक्योरिटी, लॉज, डिफेंस, ये सब कुछ था। तो हमने दोनों में से कोई भी मॉडल चूज नहीं किया, हमने दोनों का ब्लेंड चूज किया, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी कि हमारे यहाँ पे प्राइवेट प्रॉपर्टी भी थी, प्राइवेट होल्डर्स भी थे, और पीएसयूज भी थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो गवर्नमेंट के अंडर इंडस्ट्रीज थी बेसिकली, वो भी थे यहाँ पे। ठीक है, कब? इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अब चैप्टर बिगिन करते हैं। जब आपको पता लग गया कि इंडिया ने कैसा स्ट्रक्चर मॉडल अपनाया था इकोनॉमी का, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब देखते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग जो है एक्चुअली होती क्या है। So, economic planning, it actually refers to a system under which a central authority, जैसे कि जो प्लानिंग कमीशन है, sets a set of targets and specifies a set of programs and policies to achieve those targets within the specified period of time. Economic planning basically क्या होता है, जब एक सेंट्रल अथॉरिटी, इंडिया में वो प्लानिंग कमीशन थी, प्लानिंग कमीशन का नाम अब चेंज हो चुका है, प्लानिंग कमीशन बॉडी एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब प्लानिंग कमीशन की जगह कौन सी बॉडी है? हर बार सुनते आते हो गए आप न्यूज में ये चीजों को, नीति आयोग, राइट। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब ये है जहां पे आपका एक सेंट्रल अथॉरिटी बेसिकली है, और वो कुछ टारगेट्स को सेट करती है, और उन टारगेट्स को फुलफिल करने के लिए कुछ पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लेके आती है कि इन टारगेट को हमें इन पॉलिसीज, इन प्रोग्राम्स की हेल्प से इतने टाइम में करना है, पूरा करना है इन टारगेट्स को। इसको कहते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रिंसिपल फोकस ये होता है रैशनल मैनेजमेंट ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है कि रिसोर्सेज हमारे पास कम है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग करनी है, यहाँ पे भी हमारे पास रिसोर्सेज स्कैर्स है, तो उन रिसोर्सेज को हम किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, किस तरह से मैनेज करें कि मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ करें। यही प्रिंसिपल फोकस होता है इन पॉलिसीज का, इन प्रोग्राम्स का, इकोनॉमिक प्लानिंग का बेसिकली। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन ने डेफिनेशन दे रखी है इकोनॉमिक प्लानिंग की। इट मीन्स द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। रिसोर्सेज बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा है, नीड रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज को इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, देश की डेवलपमेंट भी करनी है, तो रिसोर्सेज को हम यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू आवर नेशनल प्रायोरिटीज। ठीक है, इंडिया में जो इकोनॉमिक प्लानिंग का आइडिया है, वो जब प्लानिंग कमीशन 1950 में सेट हुआ था तब आया था कि हाँ 1950 में प्लानिंग कमीशन सेटअप कर दिया। उसके बाद हमने सोचा कि हम भी इकोनॉमिक प्लानिंग देश में करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू की चेयरमैनशिप में प्लानिंग कमीशन को बनाया गया था। ठीक है, प्लानिंग कमीशन अभी बताया मैंने, अब उसको डिसॉल्व कर दिया गया है। जनवरी 2015 में उसको नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया है, और नीति आयोग का रोल भी वही है जो प्लानिंग कमीशन का था थोड़ा बहुत, कि पॉलिसी सजेस्ट करनी है जिससे कि हम जो अपने देश है, इंडिया है, उसकी जीडीपी ग्रोथ जो है उसको बढ़ा सके। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग जो है वो एग्जिस्ट करती है कॉन्करेंट लिस्ट में ऑफ दी 7th शेड्यूल। अब देखो, हमारा देश फोकस करता है कि हम इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग करेंगे, यानी कि कैसी प्लानिंग है ये? कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग है, जहां जौन सा देश इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग पे फोकस करता है, यानी कि वो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग पे फोकस करता है।
और हमारे यहाँ पे प्लानिंग पे रूल्स कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी बना सकती है। सबको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल है, जिसमें से 7th शेड्यूल के अंदर लिस्ट मेंशन है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे रूल सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे रूल सिर्फ कौन बना सकती है? स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारें रूल बना सकती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। जो प्लानिंग का कॉन्सेप्ट है कौन सी लिस्ट पे मेंशन है? ये कॉन्करेंट लिस्ट में, ठीक है। तो इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर्स क्या है हमारे कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग के? इंडिया में प्लानिंग दोनों स्फीयर्स के कवर करते हैं हम, इकोनॉमिक भी और सोशल भी। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेड, ये बेसिकली इकोनॉमिक स्फीयर्स, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स हैं ऑफ प्लानिंग। एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सोशल स्फीयर्स है। तो प्लानिंग दैट कवर्स बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक स्फीयर्स ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग। रिविजन कर रहे हैं ना, समझा भी रही हूँ आपको एक एक लाइन रीड करके, कुछ बचेगा नहीं, एक बार गो थ्रू कर लेना। इससे एनसीईआरटीज भी कराऊंगी, अलग वीडियो में कराऊंगी एनसीईआरटीज की, पर टीआर ज्वाइन कर ली होगी तो एनसीईआरटी करने की सच नीड भी नहीं पड़ेगी। 5 ईयर प्लान होते क्या है? इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान का मॉडल है वो पॉइंट अडॉप्ट किया था बेसिकली यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से, ठीक है। पहला 5 ईयर प्लान हम लोग 1951 में लेके आए थे, लास्ट 5 ईयर प्लान 2012 में आया था। इन सालों के बीच में कुछ एनुअल प्लान्स भी लेके आए थे हम, ऐसा नहीं है कि 5 साल का प्लान 1951 में आया फिर लगातार आते गए 2012 तक, नहीं। बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम भी हुई थी देश में, तो उस वजह से कुछ एनुअल प्लान्स भी लेके आने पड़े कि 5 साल का प्लान आ गया, ठीक है, फिर दोबारा 5 साल का आ गया, ठीक है, दोबारा 5 साल का आ गया, ठीक है। अब की बार मान लो कोई प्रॉब्लम हो गई तो 5 साल का प्लान आप नहीं ले पाए तो आप एनुअल प्लान ले आए। तो एनुअल प्लान 3 आए थे, डेट याद करना इंपॉर्टेंट है। था एनुअल प्लान हुआ था 1 अप्रैल 1966 टू 31 मार्च 1969, ठीक है। उसके बाद अप्रैल 1 1979 टू मार्च 31 1980। उसके बाद अप्रैल 1 1990 टू मार्च 31 1992। तो ये वाला 3 साल के लिए आया था, ये वाला 1 साल के लिए, ये 2 साल के लिए, ठीक है। अब 2012 तक बेसिकली आपके आए थे 5 ईयर प्लान्स। हर 5 ईयर प्लान के जो हैं डिफरेंट गोल्स थे। इट इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट द प्लान डॉक्यूमेंट्स नॉट ओनली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्ट्स टू बी अचीव्ड इन द 5 years ऑफ अ प्लान बट ऑल्सो व्हाट इज टू बी अचीव्ड इन लॉन्ग रन। अब देखो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं बेसिकली जो सिर्फ 5 साल में हम नहीं अटेन कर सकते, कुछ टारगेट्स को हम 5 साल में नहीं फुलफिल कर सकते। तो 5 ईयर प्लान में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि आप 5 साल के अंदर कर सकते हो उनको पूरा, टारगेट्स को। कुछ होते हैं लॉन्ग टर्म टारगेट, है ना। उन लॉन्ग टर्म प्लान्स जो वो आते हैं उसको कहते हैं पर्सपेक्टिव प्लान, कि 15 साल का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान के साथ साथ उस टाइम पे कुछ लॉन्ग टर्म प्लान्स भी आते थे, पर्सपेक्टिव प्लान उसको हम कहते थे, ठीक है। नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। अब जरूरत क्या पड़ी इंडिया में प्लानिंग की, तो वो देखते हैं। इंडिया जो है जब वो आज़ाद हुआ था 1947 में, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ के भी आए हो, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो काफ़ी स्टेगनेंट और काफ़ी बैकवर्ड इकोनॉमी थी हमारी। बैकवर्ड थी कि जो लेवल ऑफ आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी है, वो बहुत कम था। स्टेगनेंट थी क्योंकि जीडीपी ग्रोथ जो है वो एक्सट्रीमली लो थी। तो अब देश आज़ाद है, सब कुछ हमें ही सेटअप करना है, ब्रिटिश सरकार अब हमारी कोई हेल्प नहीं करेगी। हेल्प इन द सेंस कुछ ऊपर हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, खुद से ही सब कुछ करना है। और हमारी जो पास इकोनॉमी है वो बहुत स्टेगनेंट और बैकवर्ड है, तो खुद से ही काम करना पड़ेगा, तो ग्रोथ और डेवलपमेंट करनी पड़ेगी। तो उस वजह से प्लानिंग की नीड हमें पड़ी थी कि इन्वेस्टमेंट जो है सरकार दे अपने सिटीजन्स को और इकोनॉमिक प्लानिंग हो देश की, फिर धीरे धीरे हम इसको इकोनॉमी को रिवाइव करें, अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करें अपने देश में। तो नीड फॉर प्लानिंग इंडिया में ऑब्वियसली थी, राइट। इकोनॉमिक सिस्टम एंड प्लानिंग इन इंडिया। जो प्लानिंग है इंडिया में, इट वॉज क्लोजली लिंक्ड टू द चॉइस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम इन इंडिया। कि इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर एक देश का, यानी कि अब प्लानिंग हम करेंगे, ठीक है, देश को ग्रो करना है, देश की डेवलपमेंट करनी है, बट कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम चूज करें। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि कैसा इकोनॉमिक ऑर्डर अपनी इकोनॉमी में फॉलो करें,
और इकोनॉमिक ऑर्डर का मतलब कि प्रोडक्शन का सिस्टम क्या होगा, कैसे प्रोडक्शन करेंगे, कैसे रिसोर्स को एलोकेट करेंगे, बेसिकली रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड करेंगे, और क्या सिस्टम होगा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। इंपॉर्टेंट है ये, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, क्वेश्चन आता था डायरेक्ट। इकोनॉमिक सिस्टम यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर ऑफ द कंट्री, और उसके अंदर 3 आपके पॉइंटर्स आते हैं, 3 प्रोविजंस आते हैं कि सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा देश में, सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन क्या होगा देश में, और सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगा देश में। ठीक है। पीसी महालनोबिस 29 जून को इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है और उस पर हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, इनको आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कहा जाता है। प्लानिंग का कोई भी क्वेश्चन शुरू करो, इनका नाम डाल देना, उसमें आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। ठीक है। तो बेसिकली लैंडमार्क कंट्रीब्यूशन था इनका इंडियन प्लानिंग में ड्यूरिंग द सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान का मॉडल जो है इन्होंने ही दिया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान में बेसिकली हमने इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पे फोकस किया था कि जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है उस पर हम फोकस करें। ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में आया था और उसमें कंट्रीब्यूशन इनका था बहुत ज़्यादा। इन्होंने सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करे हैं इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, जैसे कि इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में इन्होंने इस्टेब्लिश करा था, और एक जनरल है संख्या, वो इन्होंने स्टार्ट किया था। संख्या बेसिकली एक रिस्पेक्टेबल फोरम है स्टैटिस्टिशियंस का टू डिस्कस देयर आइडियाज। ठीक है। जो स्टैटिस्टिशियंस है वो अपने आइडियाज इसके अंदर बेसिकली डिस्कस करते हैं। ओके, तो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है समझ में आ गया। ठीक है। आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन प्लानिंग कौन है, सब पता लग गया। ओके, अब आगे देखते हैं। अब देखो, इकोनॉमिक सिस्टम के 3 प्रोविजंस बताए थे। पहला था सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन का मतलब कि किस तरह से हम गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, और सिस्टम ऑफ रिसोर्स एलोकेशन सेकेंड प्रोविजन था। उसका मतलब कि कौन सी गुड्स और सर्विसेज को हम प्रोड्यूस करेंगे, और सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब ये था कि हम किस तरह से पैसे बांटेंगे इकोनॉमी में। ये आप पढ़ के आ रखे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट, कि 3 क्वेश्चंस जनरली राइज होते हैं इकोनॉमिक्स में कि व्हाट शुड बी प्रोड्यूस्ड, हाउ शुड बी प्रोड्यूस्ड, एंड उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी, फॉर होम टू बी प्रोड्यूस्ड, इस टाइप की चीजें है ना। तो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि जिसमें आपके फैक्टर सर्विसेज वगैरह आ जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। फैक्टर सर्विसेज क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ के आ रखे हो, कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना। तो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कि हम पैसों को कैसे बांटेंगे, जो फैक्टर सर्विसेज लोग हमें दे रहे हैं उसके बदले में जो फैक्टर इनकम है, रिवॉर्ड है जो हम देंगे। डिटेल में मैक्रो में मैंने समझा रखा है इसको, प्रॉपर क्लियर कट एक्सप्लेनेशन है, क्रिस्टल क्लियर। फिलहाल बस ये समझ लेना कि सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट आ जाता है कि वेजेस हम लेबर को देते हैं, रेंट हम लैंड को देते, लैंड के लिए देते हैं, इंटरेस्ट हम कैपिटल पे देते हैं, प्रॉफिट एंटरप्रेन्योरशिप के लिए देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप की इकोनॉमिक सिस्टम है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सिस्टम जो है दे आर डिफरेंशिएटेड फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ मार्केट फोर्सेस इन द इकोनॉमी। ठीक है। बताया ही था मैंने, चैप्टर की स्टार्टिंग में बता दिया था कि कंट्रोल किसका है, कैपिटलिस्ट में सारा काम प्राइवेट लोगों का है, मिक्स्ड में दोनों की आपकी ब्लेंड है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में आपका सारा काम सरकार का है। तो डिवीजन जो करा गया है इकोनॉमिक सिस्टम का वो किस बेसिस पे किया गया है, किस डिग्री पे किया गया है, कि कितना फ्रीडम है मार्केट फोर्सेस में, राइट। द मार्केट फोर्सेस जो है दे आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली, सरकार का कोई भी इंटरवेंशन नहीं है, उसको क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, तो उनका जो एम है प्रोडक्शन का, जो वो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं, तो उनका एम क्या है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग कमाएं। ठीक है। जहां पे आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, मार्केट फोर्सेस दे आर नॉट फ्री टू ऑपरेट इन द इकोनॉमी,
जो सरकार है वो डिसाइड करती है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। बेसिकली जो 3 चीज़ें ये बताई हैं ये तीनों सोशलिस्ट इकोनॉमी में सरकार डिसाइड करती है। तो सरकार का जो एम है वो क्या होता है? सोशल वेलफेयर, ठीक है। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है? जहाँ पे गवर्नमेंट और मार्केट फोर्सेस जनरली प्राइवेट इंडिविजुअल्स की बात करी जा रही है, सप्लाई डिमांड की बात करी जा रही है। तो वो टुगेदर दे डिसाइड कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड हुम टू प्रोड्यूस। और वहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी होता है उस देश में जहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर भी होता है। तो इंडिया ने जो 5 ईयर प्लान्स अडॉप्ट करे थे आफ्टर योर इंडिपेंडेंस, उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम को ही ऑप्ट किया था, बताया ही है मैंने, राइट। अब इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम क्यों अडॉप्ट किया? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है, इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो क्यों नहीं करा, और सोशलिस्ट जो है वो क्यों नहीं अडॉप्ट किया? क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो सब देखते हैं हम, ठीक है। उससे पहले हम देखते हैं व्हाट इज फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। तो मतलब फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे एक देश की सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं, उनको ही सारे डिसीजन लेने हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस इन देयर कंट्री, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट जो है उनका मेन एम होता है। सोशल वेलफेयर को कोई इतनी प्रायोरिटी नहीं देते वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेसेस में, ठीक है। अब इनको एक एक करके देखते हैं। ये मेरी ना बोर्ड की बुक है, बोर्ड्स के टाइम पे मैंने इसी से पढ़ा था, तो पेंसिल आपको बहुत ज़्यादा दिख जाएगी, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस सुनते रहो, ज़्यादा ही बुरा हाल है। ओके, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी देखते हैं। पढ़ तो पाई रहे होगे ना, बाकी मैं समझा रही हूँ तो सुन लो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं या कैपिटलिज्म भी कहते हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, जो सवाल होते हैं प्रोडक्शन में, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, ये सब कौन हैंडल करेगा? प्राइवेट इंडिविजुअल्स। अपने इकोनॉमिक डिसीजंस लेने के लिए वो बिल्कुल फ्री है, और उनका जो एम है वो क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो इस टाइप की इकोनॉमी के, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के फीचर्स क्या है? प्राइवेट ओनरशिप होती है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं लोग, तो अगर यहाँ पे लेबर चीप है तो ज़्यादा लेबर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्शन में, प्रोसेस में, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी चीप है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं। मतलब इनको कोई मतलब नहीं है कि सोशल वेलफेयर हो रहा है नहीं हो रहा। अगर टेक्नोलॉजी चीप हो गई तो लेबर को हटा देंगे, ये एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत आ गई, डीमेरिट आ गया, ठीक है। सिर्फ वही गुड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसको ये प्रॉफिट पे बेच पाए, उसके अलावा कुछ प्रोड्यूस नहीं करते ये लोग। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स उनके बीच में होती है जिन लोगों के पास परचेजिंग पावर है। अब ऑब्वियस सी बात है, इनका काम क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, सोशल वेलफेयर नहीं है, तो कोई सब्सिडी वगैरह कोई प्रावधान नहीं है यहाँ पे। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो यानी कि अपने जो गुड्स हैं उनको ये मैक्सिमम रेट पे बेचते होंगे। जिनके पास पैसा है वही तो खरीद पाएंगे, जिनके पास परचेजिंग पावर है वही इन गुड्स को खरीद पाएंगे। तो परचेजिंग पावर क्या होती है? एबिलिटी ऑफ पीपल टू पे फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। रोल ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे बहुत कम है, गवर्नमेंट का काम सिर्फ लॉ, ऑर्डर और डिफेंस का है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरिट क्या हो गई इसकी कि सेल्फ इंटरेस्ट प्रमोट हो रहा है, प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली जीडीपी ग्रोथ देश की एक्सेलरेट होती है। डीमेरिट्स अगर देखें तो कलेक्टिव इंटरेस्ट कुछ है ही नहीं, सोशल जस्टिस फोकस ही नहीं है सोशल जस्टिस पे। यहाँ पे सोशल जस्टिस जो है, इट इज अचीव्ड व्हेन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जो कि यहाँ तो है ही नहीं। परचेजिंग पावर पे डिपेंड करता है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कोई इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी है गुड्स एंड सर्विसेज का, यहाँ पे इनकम और वेल्थ का नहीं है, ठीक है। तो जो पुअर पीपल यहाँ पे बहुत ज्यादा सफर करते हैं। तो ग्रोथ तो हो रही है, जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, ठीक है, देश में जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है बिकॉज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एम है, बट सोशल वेलफेयर नहीं है, सोशल जस्टिस नहीं है। तो कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग हो रही है, इस केस में नहीं हो रही, क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हम कर पा रहे हैं, सोशल ग्रोथ कहाँ कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे हम कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग को फोकस ही नहीं करते, कॉम्प्रीहेंसिव प्लानिंग हो ही नहीं पाती है यहाँ पे,
ठीक है। अब देखते हैं सोशलिस्ट यार, सोशलिस्टिक पता नहीं क्यों बोल रही हूँ बार बार, सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी एक वो वाली इकोनॉमी है जहां पे सोशल ओनरशिप होती है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे। इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं बेसिकली जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो लेती है और उनका एम है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज कर दे। यहाँ पे ये थ्योरी मानी जाती है कि जो सरकार है एक देश की, उसको पता होता है कि उसके देश के लिए क्या बेस्ट है, किस टाइप की गुड्स वो बनाए, ठीक है। तो ये सब कुछ डिसीजन कौन लेते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग की, इकोनॉमिक डिसीजंस कौन लेता है? सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि एक देश में कौन है? सरकार है, ठीक है। फीचर्स क्या है कि कलेक्टिव इंटरेस्ट यहाँ पे लोगों का देखा जाता है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक ऑनरशिप है ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को इस तरह से यूज करा जाता है कि सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करा जाए। डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है सरकार की, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। पार्टिसिपेशन सरकार की डायरेक्ट है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। सरकार का काम सिर्फ यही नहीं है लॉ, ऑर्डर और डिफेंस जैसे कि यहाँ पे था। अपार्ट फ्रॉम लॉ, ऑर्डर और डिफेंस, प्रोडक्शन के काम में भी डायरेक्ट इंटरवेंशन है सरकार का, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल जस्टिस आ जाता है, बिल्कुल इक्वालिटी प्रमोट हो जाती है इस देश में, ठीक है। तो ग्रोथ जो है उसको कैसा है? इंक्लूसिव है ग्रोथ, यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ भी कहीं ना कहीं है, ठीक है। मान लिया इसके कंपेयर करें तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ कम होती है थोड़ी सी, लेकिन हो तो रही है। और साथ साथ आपका सोशल जस्टिस का प्रिंसिपल भी है। तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है, इंक्लूसिव ग्रोथ है। यहाँ पे इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, यहाँ सिर्फ जीडीपी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। इंक्लूसिव ग्रोथ यानी कि इकोनॉमी भी ग्रो हो रही है, सोशल ग्रोथ भी हो रही है, सोशल जस्टिस, वेलफेयर, इक्वालिटी, यानी कि बहुत सारे क्राइटेरिया में ग्रोथ हो रही है, उसको इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। डीमेरिट देखें तो वही अभी बताया मैंने कि जीडीपी ग्रो कर रहा है बट स्लोली कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन इज नॉट डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रोडक्शन का काम, यहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है, प्रोडक्शन का जो एम है वो ये नहीं है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, यहाँ पे एम है सोशल वेलफेयर, ठीक है। तो एम क्या है प्रोडक्शन का यहाँ पे? इक्विटी एंड जस्टिस। तो धीरे धीरे इकोनॉमीज को लगा कि इससे तो हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो बहुत ही धीरे धीरे होगी। तो जो आपका सोवियत यूनियन है जहाँ पे ये मॉडल था सबसे पहले, चाइना है, उन्होंने इस कंट्रोल्ड इकोनॉमी से, इस सोशलिस्ट इकोनॉमी से खुद को स्विच कर लिया था मार्केट इकोनॉमी पे, ठीक है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम बता दिया मैंने आपको, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी, ठीक है, यहाँ मेंशन है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, यही चूज किया था हमने इंडिपेंडेंस के बाद। मिक्स्ड इकोनॉमी वो है जहाँ पे प्राइवेट और पब्लिक ओनरशिप है ऑन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन डिसीजंस आर लार्जली गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ सोशल जस्टिस। यानी कि यहाँ पे आप दोनों चीजों पे फोकस कर रहे हो, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे भी और सोशल जस्टिस पे भी, यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ भी हो रही है, इक्वालिटी भी हो रही है, सोशल जस्टिस भी आ रहा है, सब कुछ हो रहा है मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। तो जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो यहाँ पे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के पास भी है और सरकार के पास भी है। प्राइवेट सेक्टर का काम है कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करे, पब्लिक सेक्टर का काम यानी कि सरकार का काम है कि सोशल वेलफेयर को वो प्रमोट करे देश में। तो दोनों काम हो रहे हैं, ठीक है। मेरिट यही है कि जो आपके मेरिट्स हैं कैपिटलिस्ट के और जो मेरिट है सोशलिस्ट के, दोनों वो कंबाइन होकर आपको यहाँ मिल रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में, ठीक है। डीमेरिट क्या है कि यहाँ पे जो है करप्शन हो जाता है ज्यादा, जिससे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है, ठीक है। इसलिए धीरे धीरे इंडिया में भी प्राइवेटाइजेशन हो रही है। Economies of the world are now mixed economies, जहाँ में production decisions are largely governed by market forces of demand and supply, but are regulated by way of direct or indirect intervention by the government. इस टाइप की इकोनॉमी है मैक्सिमम वर्ल्ड में। इंडिया में भी यही है कि प्राइवेटाइजेशन ज्यादा हो रही है बेशक, बट ऐसा नहीं है कि सरकार के पास कुछ भी नहीं है। प्रॉपर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पे शिफ्ट नहीं कर गया कोई भी यार, जिन्होंने ये अपनाई थी बेसिकली
इंडिया की अगर मेजरली बात करें तो हमने कहाँ शिफ्ट किया है कैपिटलिज्म में, या प्रॉपर सोशलिज्म भी नहीं है, तभी तो हमारा जो मॉडल है वो एक यूनिक मॉडल है मिक्स्ड इकोनॉमी का, राइट। लीडर्स और प्लानर्स जो थे इंडिपेंडेंट इंडिया के, उनको लगा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो हमारे लिए एक आइडियल इकोनॉमिक सिस्टम है। तो जो ये प्रॉब्लम थी इकोनॉमिक प्लानिंग के टाइम पे हमारी, कि हम कौन सा इकोनॉमिक सिस्टम जो है चूज करें, वो सॉल्व हो गई थी इस टाइम पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन था 1948 का, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, DPSPs हैं। ये दोनों चीजें बताती हैं कि जो इंडिया है वो एक ऐसा इकोनॉमिक ऑर्डर अडॉप्ट करना चाहता है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर हो, बट प्राइवेट प्रॉपर्टी और डेमोक्रेसी की भी फुल रिस्पेक्ट हो, ठीक है। कि मतलब पब्लिक सेक्टर का लीडिंग रोल है, बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर को भी एंकरेज करेंगे अपने देश में, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दो चीजें, अगर बोले हम कि हमारे संविधान में कहाँ से हमें पता लगता है कि बेसिकली हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट करना चाहते थे, तो ये दो चीजें हैं, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1948 और DPSPs, ठीक है। गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया देखते हैं। तो गोल्स ऑफ प्लानिंग बेसिकली हमारे जो प्लानिंग है उसमें हमारे क्या गोल्स थे, क्या टारगेट थे, कॉमन थे बेसिक सारे 5 ईयर प्लान्स में। तो देयरफॉर दे आर स्टडीड एज कॉमन गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान्स और दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। मतलब जो गोल्स मैं आपको पढ़ाऊंगी, GDP ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंसी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये 4 गोल्स ऐसे थे जो हर एक 5 ईयर प्लान में मेंशन्ड थे। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे प्लानिंग के, वैसे भी क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो ये पॉइंट्स लिखने हैं। कॉमन गोल्स क्या थे 5 ईयर प्लान के, क्वेश्चन बन के आ सकता है, तो यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, ठीक है। अब देखो GDP ग्रोथ, ऑब्वियसली हर 5 ईयर प्लान में बेसिक सा गोल है ये, तो आपका हर कंट्री चाहती है कि इसकी GDP ग्रोथ हो। GDP क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डिटेल में बताया है नेशनल इनकम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। GDP ग्रोथ मतलब लेवल ऑफ आउटपुट इकोनॉमी में इंक्रीज हो, राइट। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देश में बढ़े। जब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कंसिस्टेंट रहेगी देश में तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट, यानी कि GDP ग्रोथ हो रहा था तभी तो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। तो इंक्रीज इन GDP डिपेंड करता है 2 फैक्टर्स पे, रिसोर्स बेस जो है देश में वो बढ़े। तो जब रिसोर्स बेस बढ़ाना है वो कैसे बढ़ाएंगे, रिसर्चेस करके, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस करके, ठीक है। और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होता है, आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। तो GDP को इंक्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, टेक्नोलॉजी को ढूंढेंगे और रिसर्च करेंगे अपने रिसोर्सेज की, ठीक है। तभी तो GDP ग्रोथ बढ़ा पाएंगे। जब GDP इन 2 फैक्टर पे ग्रो करता है, डिपेंड करता है, तो इन 2 फैक्टर को तो हम डेवलप करेंगे GDP ग्रोथ के लिए, और GDP ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो रही है। प्लान्स जो है, हर प्लान में गोल थे, तो ये कुछ कॉमन गोल्स हम पढ़ रहे हैं कि सारे प्लान्स के जो कॉमन गोल्स थे वो। अब प्लान्स में जो है गोल्स क्यों होने चाहिए, बिना गोल की कोई प्लानिंग थोड़ी होती है। प्लानिंग का मतलब ही वही है कि एक स्ट्रैटेजी आपके पास है, कोई आपके पास कुछ गोल्स हैं, आपको वो पूरे करने हैं, उन टारगेट्स को पूरा करना है, और उन टारगेट्स को पूरे करने के लिए आप कुछ पॉलिसीज वगैरह लेके आ रहे हो, जिसमें आप देखो कि हम देश के रिसोर्सेज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें और फिर उन कुछ सेट टारगेट्स को अचीव करें। तो बिना गोल से कैसे प्लानिंग कर पाओगे आप, राइट। और जो इंडिया में गोल्स थे, दे ऑफन वांटेड योर ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस। तो GDP ग्रोथ देख लिया हमने कि एक कॉमन जो है आपका गोल था। उसके बाद मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन यानी कि जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, पहले की जो टेक्नोलॉजी है उसको हम अपडेट करें, और उसके अलावा भी कुछ नई नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करें। तो अपडेट और अडॉप्ट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ग्रोथ के प्रोसेस में जो हम करते हैं उसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। अब बताया ही मैंने अभी तुम्हें कि जो आउटपुट है वो हम प्रोडक्टिविटी, बेसिकली आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, प्रोडक्टिविटी जो है वो हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, या तो टेक्नोलॉजी को इंक्रीज करके, टेक्नोलॉजी को इनोवेट करके, या अपने रिसोर्स बेस को बढ़ाकर।
देश में, राइट। और जो अब एज चल रही है 21st सेंचुरी, इट इज़ द एज ऑफ साइंस एंड इनोवेशन, ठीक है। तो हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया अपना इंडिपेंडेंस के बाद, अपनी जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखें तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हमारा हुआ था इंडियन एग्रीकल्चर में, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो दिखाता है कि जो टेक्नोलॉजी है इट एक्चुअली कैन ब्रिंग रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन आउटपुट। आईटी रेवोल्यूशन जो है, बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ये सब एग्जाम्पल्स हैं कि टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प करती है जीडीपी ग्रोथ में, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया वाज असाइन्ड सोशल एंगल एज वेल। तो इट रेफर्स टू मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल आउटलुक। वही प्लानिंग तो हम कॉम्प्रिहेंसिव ही कर रहे हैं ना। टेक्नोलॉजी पे अगर हम चेंज कर रहे हैं, मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे फोकस है, नहीं। सोशल ग्रोथ भी हमें देश की चाहिए थ्रू टेक्नोलॉजी, थ्रू मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन जो है बेसिकली एक सोशल ग्रोथ का एक पॉइंटर था जिसपे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने फॉलो करा था, फोकस किया था बेसिकली, ठीक है। अगला पॉइंट है सेल्फ रिलायंस एंड सेल्फ सफिशिएंसी। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब होता है कि हम किसी और स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है फाइनेंशियल रिसोर्सेज के लिए। डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस है दोनों में, सेल्फ रिलायंस में और सेल्फ सफिशिएंसी में। फाइनेंशियल रिसोर्सेज पे किसी और देश पे डिपेंडेंट ना होना इज सेल्फ रिलायंस, ठीक है। और एसेंशियल सप्लाईज के लिए किसी और देश पे डिपेंडेंट ना होना इज सेल्फ सफिशिएंसी। तो जो एक ट्विन गोल था सेल्फ रिलायंस का और सेल्फ सफिशिएंसी का, पहले 7 जो प्लान्स आए थे आपके 5 ईयर प्लान्स, उनमें इन दोनों गोल्स को हाई प्रायोरिटी दी गई थी। आइडिया हमारा ये था कि इंडियन इकोनॉमी को हम बाहर के वर्ल्ड से अभी एक्सपोज नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो फॉरेन कंपटीशन को झेल सके, ठीक है। लेकिन हमें करना भी पड़ा था एक बार ये 1965 में, जब यूएसए ने जो है थ्रेटन कर दिया था टू स्टॉप एक्सपोर्ट्स ऑफ फूड ग्रेन्स टू इंडिया इफ इट डिड नॉट स्टॉप द देन वॉर विद पाकिस्तान। तो हमारे वहाँ पे जो है 65 में अगर हम देखें तो इंडिया में फूड शॉर्टेज थी, तो हम यूएसए से इंपोर्ट करते थे गेहूं वगैरह, और उस टाइम पे वॉर भी थी पाकिस्तान के साथ। तो यूएसए ने पाकिस्तान को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए इंडिया को बोला कि वॉर बंद कर दो वरना हम एक्सपोर्ट बंद कर देंगे आपके पास फूड ग्रेन्स का। तो ये दिखाता है कि बाहर वाली देशों पे डिपेंडेंट हमें नहीं होना चाहिए, खुद हमें एक सेल्फ सफिशिएंट देश बनना चाहिए कि अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से सप्लाईज रुक भी जाए तो हमारा देश खुद में सेल्फ सफिशिएंट रहे, कम से कम इन छोटी छोटी एसेंशियल सप्लाईज पे, फूड ग्रेन्स पे तो स्पेशली, राइट। तो दिस शोज दैट इट वाज रियली नेसेसरी फॉर इंडिया टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। मॉडर्नाइजेशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, कॉम्प्लीमेंट्री और कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से। मॉडर्नाइजेशन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है डेवलपमेंट में और इकोनॉमिक जनरेशन में, या कॉन्ट्राडिक्टरी है? तो देखो, मॉडर्नाइजेशन से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बढ़ती है यानी कि देश में प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही थी, राइट। अब प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा थी इसमें कहीं ना कहीं, और इकोनॉमी की ग्रोथ हो रही है, ठीक है। अब देखो, ये किसने बोला कि अगर मॉडर्नाइजेशन हो रही है और साथ साथ जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है तो एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो करेगी? हु सेड दिस? ऐसा नहीं है। मॉडर्नाइजेशन की वजह से कहीं ना कहीं मशीन ज़्यादा आ गई है तो लेबर का काम कम हो रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रही है। तो जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो रही है। तो मॉडर्नाइजेशन कॉम्प्लीमेंट्री है या कॉन्ट्राडिक्टरी है? दोनों है। किसी किसी फील्ड में मशीन्स को आप यूज़ नहीं कर सकते, आपको ह्यूमन इंटरवेंशन ही चाहिए, ठीक है। तो इस पे काफ़ी लंबी डिबेट है,
अपने अकॉर्डिंगली आप बताना मेरे को इसका आंसर। न्यूज़ में काफ़ी बार आता रहता है ये टॉपिक कि एआई ने जो है जॉब छीन ली है, टाइप ऑफ योर आर्टिकल्स। आगे देखते हैं, जो एक कॉमन गोल था 5 ईयर प्लान्स में, या जो ऑब्जेक्टिव था हमारी प्लानिंग का, दैट वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटी, राइट। वही कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ आ जाता है इसमें भी, कि इक्विटी का मतलब सोशल जस्टिस हो रहा है, साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ भी देश में है, ठीक है। तो एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, क्लोथिंग पे भी हम साथ साथ फोकस कर रहे हैं, सिर्फ जीडीपी ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे, ठीक है। ये इसमें बताया गया है। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट है डिफरेंस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन में। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है सेम शेयर मिल रहा है सबको, जितनी डॉक्टर की सैलरी है उतनी ही क्लर्क की सैलरी है। ऑब्वियसली इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ वर्स्ट आइडिया बेसिकली फॉर एनी इकोनॉमी। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन फिर भी ठीक है। इसका मतलब है सिचुएशन व्हेन डिफरेंसेस इन इनकम आर अलाउड बट ओनली विद इन सर्टन लिमिट्स, ठीक है। जब डॉक्टर को 50,000 रुपये मिल रहे हैं, एक फैक्ट्री वर्कर को 50,000 रुपये मिल रहे हैं, इनकम सेम है, राइट, बट डॉक्टर को वो पैसे मिल रहे हैं सिर्फ 1 घंटे में एक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए, और फैक्ट्री वर्कर को वो पैसे मिल रहे हैं पूरे साल में, जब वो 1 दिन में 8 घंटे काम कर रहा है। अब कोई इसको गलत बोलेगा नहीं, एवरीवन इज सैटिस्फाइड विद दिस कि ठीक है, उसको अपने काम के पैसे मिल रहे हैं, उसको अपने काम के पैसे मिल रहे हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। क्वालिफिकेशंस और लोगों की स्किल्स में जब डिफरेंस है तो ऑब्वियसली इनकम में भी डिफरेंस होगा, राइट। इक्विटी अगर हम देखें, इक्विटी क्या होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सोशल जस्टिस, उसको हम इक्विटी कहते हैं। इट इज ओनली व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस दैट ग्रोथ इज कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट। देखो, ग्रोथ का मतलब सिर्फ ये है नेशनल इनकम देश की ग्रो हो रही है, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी ग्रोथ, साथ साथ सोशल जस्टिस हो रहा है। सोशल जस्टिस जब मिल रहा है उसको हम असली डेवलपमेंट बोलते हैं। और इंडिया में हम फोकस इसी पे तो करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ पे, इंक्लूसिव ग्रोथ पे, कि ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। बहुत इजी चैप्टर है, वही सेम सेम फिनोमिनाज, टर्म्स बार बार रिलेट हो रही है। ओके, वाओ। अच्छा, so depending upon our needs and means, our planners, basically Indian planners, they have redefined the relative significance of different objectives from plan to plan. तो बेसिकली हमारा फोकस क्या था, 5 ईयर प्लान्स का फोकस ये था कि बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हो हर एक सेक्शन में, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, सोशल जस्टिस हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इस सब पे हमारे जो प्लानर्स हैं उन्होंने फोकस किया था, ठीक है। अचीवमेंट्स ऑफ द गोल्स, 1950 से 1990 का पीरियड हम बेसिकली पढ़ रहे हैं, ठीक है। व्हेन द फर्स्ट 7 5 ईयर प्लान्स वर कंक्लूडेड, जब पहले 7 5 ईयर प्लान्स आए थे उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जो गोल्स है मैंने आपको ये वही बताए हैं। तो हम देखेंगे सेक्टर वाइज डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट्स अगले चैप्टर में, कि एग्रीकल्चर पे क्या इफेक्ट पड़ा इन 5 ईयर प्लान्स का इस टाइम पीरियड के बीच में। 1990 के बाद ऐसा क्या हुआ कि जो सिर्फ हम इसके बीच में पढ़ रहे हैं, तो उस पर भी एक चैप्टर है। एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे, राइट, पता हो तो कमेंट्स में बता देना, पता ही होगा वैसे तो। ओके, तो इंडस्ट्री पे भी फिर एक चैप्टर है, ट्रेड पे भी एक चैप्टर है। अब थोड़ा सा हम ब्रीफ व्यू देख लेते हैं कि अचीवमेंट्स बेसिकली थी क्या। तो नेशनल इनकम इंक्रीज हो रखी थी, इंडिपेंडेंस के टाइम पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस थी, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन थी, तो प्लान्स 5 ईयर प्लान्स आए, प्लानिंग हमने करी। ऑब्वियसली डेवलपमेंट तो होनी थी देश की कहीं ना कहीं। प्लानिंग से पहले नेशनल इनकम जो है इन इंडिया इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.5% पर एनम। 7th प्लान के एंड में 5.8% जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज हुआ था। 5 ईयर प्लान जो है एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई थी 5 ईयर प्लान की वजह से। 2 तरीके से हुई थी एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट, पहला लैंड रिफॉर्म्स हुए थे और दूसरा टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करा गया था। लैंड रिफॉर्म्स जो है दे फोकस्ड ऑन कि इंटरमीडिएटरीज जो बेसिकली जमींदारी सिस्टम था उसको एबॉलिश कर दिया था, और टेक्नोलॉजी हम ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स की बात कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ा था, सेल्फ सफिशिएंसी जो है फूड ग्रेन्स में आ गई थी 5 ईयर प्लान्स के बाद। इंडस्ट्रीज की बात करें तो
जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी, कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज थी, उनमें काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई। कंज्यूमर गुड इंडस्ट्रीज जो है उनकी वजह से हमारा देश जो है वो सेल्फ सफिशिएंट बन गया था। 1990 के एंड तक इंडियन इकोनॉमी हैज अचीव्ड द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एन एमर्जिंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, इरिगेशन फैसिलिटीज, पावर जनरेशन कैपेसिटी ऑफ द नेशन, बिल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, तो ये सब कुछ क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इनकी ग्रोथ हुई थी। रेलवेज जो है उनकी डेवलपमेंट हुई थी। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ था। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि जो सोशल ग्रोथ के लिए होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, राइट। तो हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज बूस्ट करी गई थी देश में। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो गई थी। डेथ रेट कम हो गए थे। इंटरनेशनल ट्रेड में इंप्रूवमेंट आई थी। फॉरेन ट्रेड जो है हमारा वो इंक्रीज हुआ था। प्लानिंग से पहले अगर हम बात करें ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस या ब्रिटिश एरा के टाइम पे, इंडिया जो है वो प्राइमरी प्रोडक्ट्स यानी कि रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और फिनिश प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता था। जो ये पीरियड था आपका 1950 से 1990, ग्रेजुअल शिफ्ट आया था इस ट्रेंड में कि इंडिया जो है अब इंजीनियरिंग गुड्स को भी एक्सपोर्ट करने लग रहा था। तो ये दिख रहा था बाकी देशों को, वर्ल्ड के, कि इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इंडस्ट्रियल नेशन है, राइट। तो नेशनल इनकम में चेंज आ रहा है। स्ट्रक्चरल चेंज हमारे यहाँ पर हुआ था। ओके। बट फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स रह गई थी कि पॉवर्टी को हम पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाए थे। महंगाई, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। पॉपुलेशन बढ़ रही थी, तो अनएम्प्लॉयमेंट के क्राइसिस को हम अच्छी तरह से नहीं सॉल्व कर पाए। इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वी फेल टू जनरेट देम। ग्रोथ तो हुई थी बट उतनी ज़्यादा हम इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस नहीं कर पाए थे, क्योंकि लिटरेसी रेट फिर भी कहीं ना कहीं कम था। ठीक है। तो ब्रीफली अगर हम देखते हैं तो स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ जो है, जो प्लानर्स ने बेसिकली था कि फ्लैगशिप रोल हम देंगे किसको? पब्लिक सेक्टर को, मिक्स्ड इकोनॉमी में। उसकी वजह से हमारी जो है ग्रोथ तो हुई थी इंडियन इकोनॉमी की। सब्सटैंशियल शिफ्ट आया था इन द स्ट्रैटेजी ऑफ ग्रोथ 1991, मतलब 1950 से 1990 के टाइम पे ये 5 ईयर प्लान्स वगैरह आए। 1991 में हमने नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जो है, सॉरी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन, NEP इज बेसिकली न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। LPG रिफॉर्म्स जो थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब कुछ आए थे जो कि हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 में ही। उससे ग्रोथ हमारी और ज़्यादा हो गई। कुछ ज़्यादा था नहीं चैप्टर में, ये पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो, सारे कवर करवा ही चुकी हूँ। MCQs देख सकते हो इसके बेस पे कि 5 ईयर प्लान पहला कब आया था, कौन सी बॉडी लेके आई थी, प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था, चेयरमैन कौन थे इसके, ठीक है, किसकी चेयरमैनशिप में ये, प्रेसिडेंटशिप में बेसिकली ये प्लानिंग कमीशन जो है इस्टेब्लिश किया गया था। लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? 12th था। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कब आया था? नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। फुल फॉर्म अच्छे से देख लेना, इसको बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, MCQs में आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट लिखा हुआ, बट है क्या? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये सब बिल्कुल सिंपल है। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान्स आर प्लान स्पेसिफिक, प्लानिंग नहीं आएगा यहाँ। अच्छा क्वेश्चन था ये। प्लान्स के ऑब्जेक्टिव थे ना, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव थोड़ी थे। 12 प्लान्स थे, 12 के कुछ ना कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव्स थे, और जो प्लान्स के जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो प्लान स्पेसिफिक भी थे। ठीक है। बाकी ये ट्रू एंड फॉल्स पे क्वेश्चंस है, बिल्कुल सिंपल है। असर्शन रीजन से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कुछ है नहीं इनमें, जो अलग अलग से थे वो मैं करवा रही हूँ आपको। अपार्ट फ्रॉम दैट ये केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ज़्यादा कुछ इसमें भी नहीं है। फिर उसके बाद ये आ जाता है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस और कुछ ये रीजन बेस्ड कॉम्प्रीहेंशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। फिर ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, एक बार बस रीड कर लेना इसको अच्छे से, कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें भी। ये एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, थोड़ा बहुत ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा, मैक्रो कर ली होगी तो ये आपको इजीली हो जाएगा। ठीक है। जो मैंने लिख रखा है ये समझने के लिए लिख रखा था, तो फोकस ध्यान से करना इन क्वेश्चंस पे। ये CBSE के क्वेश्चंस जो पहले आ रखे हैं
ठीक है। एनसीईआरटी करवाऊंगी अगली वीडियो में, पहले ये बुक कवर करके फिर एनसीईआरटी करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना साथ साथ, कुछ है नहीं इसमें खैर ज़्यादा समझने वाला। डाउट हो तो फिर भी कमेंट में बता देना, एक वीडियो ले लूँगी अलग से उसके लिए। ये भी पढ़ लेना, कुछ खास है नहीं इसमें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में है। पैराडॉक्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, थोड़ा बहुत कवर करवा रखा है मैक्रो माइक्रो में, बट देख लेना एक बार। इंटरवेंशन स्टेट कौन सी होती है, जो स्टेट इंटरवेन करती है टू रेगुलेट एंड कंट्रोल द फोर्सेस ऑफ मार्केट। स्टारवेशन डेथ्स क्या होती है। 1 आर रिकॉर्ड रिलेटिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन हैज बीन ग्रोसली डिसमियल। इसको रीड कर लेना, इंपॉर्टेंट है नहीं, पेपर में तो आएगा नहीं बट ठीक है, नॉलेज के लिए रीड कर लेना, कुछ ज़्यादा मुश्किल है नहीं। इसको करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड दिस वाज ऑल।